राधे राधे बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का अपने अपनी यूट्यूब चैनल विद्या वेब पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक, जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस को करने जाएंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस को हम लेंगे फिजिक्स के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए फायदा करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, एंड सारे के सारे बच्चे इनको सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज से हम क्वेश्चन सीरीज को चालू करेंगे, जिसमें हम डेली लेक्चर बाय लेक्चर अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे, एंड अलग अलग मैथ्स के, साइंस के, दोनों हर तरीके के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं और अभी मैंने दो क्वेश्चंस डाल रखे हैं। दो क्वेश्चंस करने के बाद हम मल्टीपल क्वेश्चंस और लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस x ड्यू टू सम चार्जेस, यानी कि कुछ चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट x पे जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका, जो x एक्सिस पर रखा है, इज गिवन बाय 20 by x square minus 4, यानी कि पोटेंशियल v of x is defined in the terms of x that is given as 20 by x square minus 4 volt. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे बेटा आपको फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू 4 मीटर पे कैलकुलेट करनी है बेटा, x इक्वल टू 4 मीटर। तो एज यू नो दैट, एज वी नो, एक रिलेशन होता है बेटा फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E एंड पोटेंशियल होता है V। दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी की सारी चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है और सारे के सारे रिलेशन पता होने चाहिए। तो अभी हम उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि आपने थोड़ा बहुत अपना बेसिक टर्मिनोलॉजी की रेस्पेक्ट में पढ़ा हुआ है। तो माइनस dB ओवर dc, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जो कि पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है। तो E इज इक्वल टू, इसका मतलब बेटा रेट ऑफ चेंज, d ओवर dx मतलब रेट ऑफ चेंज किसका, पोटेंशियल का। अगर पोटेंशियल x के रेस्पेक्ट में कभी भी दे रखा है, पोटेंशियल गिवन जस्ट लाइक, पोटेंशियल इज गिवन जस्ट लाइक एज अ वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन के जैसा दे रखा है पोटेंशियल आपको, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो d ओवर dx, v दे रखा है आपको कितना बेटा, 20 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, d ओवर dx, ये बचा बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे एनडी रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस, ये आया बेटा 20, एंड डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर है आपका 1 माइनस, न्यूमरेटर को स्किप करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ई बेटा आया आपका माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0। डिफरेंशिएशन जिस भी बच्चे को नहीं आता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन कराया, बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक से हिसाब से आप उसको लेक्चर को जरूर देखें, जिससे आपको डिफरेंशिएशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1, इसमें बेटा दो टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x एंड 4 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू, इसका 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा माइनस 20 इंटू माइनस 2 प्लस का 40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के टर्म्स में निकाला है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को किस पर निकालना है, 4 मीटर पे। तो 4 मीटर में निकालना है, तो x का वैल्यू 4 दे रखा है, तो 4 पुट करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 4, इस माइनस ने इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया है, 40 इंटू 4 160 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4। तो बेटा ये आया 160 अपॉन 16 में से 4 गया 12, और इनको काटेंगे, कट करेंगे तो किसके टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि बेटा 40 बाय 3। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो F इज रिप्लेस एज न्यूटन, Q इज रिप्लेस एज कूलम, न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी रहेगी। रिमेंबर बेटा एक और बार नोट करें, E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dx रिलेशन होता है, पोटेंशियल आपको x के रेस्पेक्ट में डिफाइन है, इसका मतलब इस पोटेंशियल का जो रेट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, यानी कि एन छोटी छोटी ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप्स जिनसे मिलकर के, जस्ट लाइक अ मार्बल्स, छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स हैं,
सेम साइज की, आइडेंटिकल है, ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल एंड द n नंबर ऑफ बॉल्स मेक्स दे आर कोलैप्स विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ न्यू बॉल, न्यू लार्जर बॉल। कई सारी छोटी छोटी बॉलें मिलकर के एक दूसरे में कोलैप होकर के एक नई बॉल बना रही है। ठीक है, सारी की सारी छोटी बॉलें क्या है, सेम। तो सबसे पहले हमने एक छोटी सी क्लास में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्लास 6, 7, 8 का कॉन्सेप्ट है। जब भी मल्टीपल चीजों को मिक्स करके, मल्टीपल चीजों को कोलैप करके एक नया इंडिविजुअल वन बनाया जाता है, देन द वॉल्यूम ऑफ ऑल द होल पार्टिकल्स, ऑल द होल पार्टिकल्स मतलब फ्रॉम विच दे आर making by all together, and the maximum the number of volume of small particles and small particles is equal to volume of one large particles. तो बेटा volume of n small particles is equal to volume of a large particle. एक बड़े पार्टिकल का वॉल्यूम बाकी छोटे पार्टिकल के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर, क्योंकि n से वो बन रहा है। तो उसने बोला n ड्रॉप्स, छोटी छोटी n ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। अच्छा, मैंने मान लिया जो छोटी ड्रॉप है ये छोटी ड्रॉप है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n। सबका रेडियस क्या है बेटा, r, सबका रेडियस r। इन सबसे मिला दी एक बड़ी बॉल, बड़ी बॉल का रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल R। तो इन सभी बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू 4/3 पाई r क्यू, क्योंकि स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, एंड बड़ी बॉल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यू। 4/3 पाई r से 4/3 पाई कट गया, देन एन आर क्यू इज इक्वल टू r की पावर 3। मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है। तो बड़ी ड्रॉप के पोटेंशियल के लिए मुझे बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल का ये पता होना चाहिए r, क्योंकि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज के क्यू बाई r, और बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल का रेडियस क्या लिया मैंने, r, तो ये डिफाइन होगा। तो v इज इक्वल टू k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, मतलब मेरे को किसकी तलाश है, r की। तो बेटा r निकालने के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस किया गया है। इस क्यूब को r निकालने के लिए इस क्यूब को इधर भेजेंगे, तो r इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो पूरे के ऊपर पावर में जाएगा 1/3, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/3 को अलग अलग किया, ये r क्यू था, तो n की पावर 1/3 इंटू आर क्यू की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, r की वैल्यू आई n की पावर 1/3 इंटू r। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, कितना बेटा आपका r है n की पावर 1/3 इंटू r। तो बेटा v इज इक्वल टू 1/n की पावर 1/3 को मैं अगर बाहर ले लूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय r। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय स्मॉल r, तो ये तो एक छोटी बॉल का पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल बॉल, क्योंकि उसने बोला है कि साइज ऑफ चार्ज ड्यू टू अ वी वोल्ट से चार्ज करी जा रही है, इसका मतलब चार्ज जो है, दोनों का चार्ज जो है वो क्या लेना पड़ेगा, सेम। तो v इज इक्वल टू 1/n की पावर 1/3 टाइम्स, यानी कि v जो नेट आया है वो आया v ऑफ स्मॉल बॉल, ये पूरा किसके बराबर होगा, स्मॉल v के। दिस वाज द रिजल्ट। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई भी रिकमेंडेशन है कि सर इस अगला टॉपिक, इस अगला लेक्चर इस टॉपिक पे आना चाहिए या जो भी है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे बच्चे। और इसको नोट डाउन करें, मैं साइड हो जाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैंने रफ कर दिया है वो। तो हम नया टॉपिक लेते हैं। अब मैं चीजों को, जो भी क्वेश्चंस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा, मैं साथ के साथ हम पैरेलल में उन्हें सॉल्व करते चलेंगे। जैसे कि एक फायदा तो हमें ये होगा कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व होने के अलावा उससे जो रिलेटेड फैक्ट है, जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, वो हमें सारी की सारी क्लियर करेंगे। अब तो जो आने वाले 2 क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ बेटा अमीटर का, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन, एंड गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन। तो पहले उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, और यहां पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, उसी गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। यानी कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर कैसे बना सकते हैं, और किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, एंड अमीटर बोथ आर डिवाइस।
दोनों की दोनों डिवाइस होती है, गैल्वेनोमीटर भी डिवाइस होती है करंट मेजरिंग डिवाइस। किसे डिटेक्ट करने का काम करती है? करंट को। अमीटर किसे डिटेक्ट करने का काम करती है? करंट को। बस दोनों में अंतर क्या है? अमीटर डायरेक्शन नहीं देता है जबकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन देता है। यानी कि दोनों की दोनों डिवाइसेज हैं, ये क्या करती है? डिटेक्ट द करंट, डिटेक्ट द करंट। पर एक कंडीशन है, जो करंट है वो स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के करंट को डिटेक्ट करने का काम करती है विद डायरेक्शन। विद डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। परंतु अमीटर जो है वो क्या करता है? डिटेक्ट द करंट, डिटेक्ट द करंट अप टू अबाउट एम्पियर स्केल। एम्पियर स्केल के करंट को डिटेक्ट करता है। 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर, 60 एम्पियर, यानी कि एम्पियर। अलग अलग एमीटर को अलग अलग स्पेसिफिक डेटा के साथ बनाया जाता है। पर अमीटर ये क्या है? थोड़ा लार्जर स्केल्स पे बनाया जाता है। लार्जर स्केल का मतलब है इसका जो स्केल है गैल्वेनोमीटर की कंपैरिजन में बड़ा होता है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि अमीटर कोई डायरेक्शन शो नहीं करता है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। वोल्ट मीटर क्या शो करता है? डिवाइस मीजर, ये ऐसी डिवाइस है जो मीजर क्या करता है? वोल्टेज, जो कि पोटेंशियल को डिवाइस पोटेंशियल मेजर करता है। तो बेटा इनको हम अब हमें क्या करना है कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर दे रखा है तो हम गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर की तरह यूज कर लेते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर की तरह यूज कर लेते हैं। अब इनका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर बेसिक बेसिक टर्म समझेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर ले लिया मैंने। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी। तो गैल्वेनोमीटर को मुझे क्या बनाना है? अमीटर। अमीटर का मेन पर्पस क्या है? ये थोड़े हायर अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेता है। मतलब हम यह चाहते हैं करंट को बढ़ाना। गैल्वेनोमीटर की मदद से हम चाहते हैं कि जो अमीटर वाला वर्क है वो हो जाए। जैसे अमीटर एक बड़े करंट को मेजर कर देता है, ऐसी गैल्वेनोमीटर बड़े करंट को मेजर कर दे। पर गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर छोटे से करंट को मेजर करता है, यानी कि मान लो यहां से करंट आ रहा है, तो यहां से करंट आ रहा है आई। इसका मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर की लिमिट जो है वो मान लो 10 मिली एम्पियर की है। पर मुझे अगर इसे अमीटर बनाना है तो इस 10 मिली एम्पियर की करंट को मुझे लगभग कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? 50 एम्पियर तक। अगर मुझे 50 एम्पियर का करंट इससे पास कराना है तो 50 एम्पियर का करंट पास कराएंगे तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर की कॉइल जल जाएगी। गैल्वेनोमीटर की जो लिमिट है वो कितनी है? 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। यानी कि इस तरीके का गैल्वेनोमीटर होता है और ये स्केल डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि 1 2 3 4 एंड अप टू 10, ये मिली एम्पियर में है। तो ये बेटा इसकी जो सुई जाएगी, ये जो निडल है वो मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन शो करेगी? 10। इसके बाद तो शो कर ही नहीं सकती। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि इसी को बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा का करंट अगर जाएगा तो इसकी कॉइल जो है वो बर्नआउट हो जाएगी और ये रीडिंग प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो हमें यही समझना है कि अगर हम इससे मैक्सिमम रीडिंग निकालना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ली थी वैल्यू, बस इससे मैक्सिमम रीडिंग सब निकालना चाहते हैं तो हमें इसे अमीटर बनाना पड़ेगा। अमीटर का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि ये गैल्वेनोमीटर मेरा काम भी कर दे और डिस्ट्रॉय भी ना हो, इसकी कॉइल भी ना जले। सीधी सीधी बात, एक कहावत है, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। यानी कि हमें क्या करना है? गैल्वेनोमीटर से रीडिंग लेनी है और रीडिंग लेनी है हायर रीडिंग जो कि अमीटर का काम कर दे और गैल्वेनोमीटर की कॉइल जलनी नहीं चाहिए। तो हमें क्या है? करंट को क्या करना है? इंक्रीज करना है या डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज, क्योंकि अमीटर का करंट क्या होता है? हाई। अमीटर हाई करंट, तो यानी कि मैं चाहता हूं इसमें करंट इंक्रीज हो जाए। और ओम्स लॉ क्या कहता था बेटा? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो हम क्या करेंगे? इसके रेजिस्टेंस को और डिक्रीज करेंगे, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को और डिक्रीज करेंगे। और हमने रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल सीक्वेंस पढ़ा है। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एंड पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। तो हम क्या करते हैं कि अमीटर को, गैल्वेनोमीटर को अमीटर की ड्यूरेशन बनाते टाइम इसके अंदर एक अलग से वायर रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। एस क्या होता है बेटा? शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो यहां से करंट आया आई, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या जाएगा? आई जी। गैल्वेनोमीटर का करंट छोटा सा करंट, जैसे अभी मैंने बताया था इसमें जा रहा है 10 मिली एम्पियर, परंतु यहां आप क्या करेंगे? जो कि इस तरीके का सेटअप क्या करेगा कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये उतना सा करंट लेगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट। बाकी जो मैक्सिमम करंट है वो कहां से जाएगा? इधर से। तो आई जी यहां आया, बचा हुआ करंट क्या हुआ? आई माइनस आई जी, जो किससे पास होगा? शंट रेजिस्टेंस से। इससे क्या होगा? दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। और कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होने से मैंने क्या करा? इनकी करंट वैल्यू बढ़ा ली, करंट वैल्यू बढ़ा ली। अब इससे क्या हुआ कि जो भी बढ़ी हुई करंट वैल्यू है, जैसे कि 10 एम्पियर, समझ के चलो कि अगर इसकी रेंज 10 एम्पियर होती
और मैंने डाला है 1000 एम्पियर, तो 1000 एम्पियर में क्या होगा कि 10 एम्पियर तो इसमें चला जाएगा, बाकी 990 एम्पियर वो कहाँ आएगा, शंट रेजिस्टेंस में। ये केवल समझाने के लिए डेटा लिया है, यानी कि हमारी कॉइल भी ब्रेक नहीं होगी और हमारा काम भी चल जाएगा। इस हिसाब से बेटा यहां से जाएगा, ठीक है। और अब ये मैंने पैरेलल में जोड़े हैं, तो हमें पता है एस ये शंट रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में जोड़ते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाते टाइम पैरेलल में रेजिस्टेंस को क्यों जोड़ा जाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस को इसलिए जोड़ा जाता है जिससे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करें, मिनिमाइज, जिससे करंट जो है वो क्या हो जाए, ग्लो कर जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में हमें पता है बेटा ये ए है, ये बी है, ए से बी, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट। दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम एज पर द लॉ। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, आई आर, आई इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जी, इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी। शंट वायर में करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, और शंट वायर का रेजिस्टेंस एस। अब मुझे शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसे नीचे भेज देंगे, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। अभी इसी के क्वेश्चंस करेंगे हम बेटा, ये वाली चीज समझ में आ गई। व्हाट इज द आई जी, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज आई, नेट करंट। व्हाट इज आई जी, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज एस, रेजिस्टेंस ऑफ द शंट वायर। तो इस तरीके का सिनेरियो जो है वो डिपेंड करता है किसमें, पैरेलल सर्किट में। अब पैरेलल सर्किट बना दिया, पैरेलल सर्किट से क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम, यानी कि रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, लो, जिससे करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। और करंट इंक्रीज हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो जाता है बेटा, अमीटर में। तो याद रहेगा ये वाला प्रोसेस, ठीक है। इसमें अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, आर इफेक्टिव निकालना हो, तो आर इफेक्टिव इस सिनेरियो का जो आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस होगा। और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, जी इंटू इसका रेजिस्टेंस इंटू इसका रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, जी प्लस एस। ये है बेटा टोटल रेजिस्टेंस। और इसमें कभी भी प्रॉपर सर्किट होगा तो प्रॉपर सर्किट में ये जो पूरी वैल्यू है वो डेफिनेटली किससे छोटी होनी चाहिए, शंट रेजिस्टेंस से। यानी कि ये तो निकालने का फॉर्मूला हो गया, एंड ये ऑलवेज लेस देन शंट रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर छोटी होनी चाहिए शंट रेजिस्टेंस से। यानी कि इनका, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस इसलिए छोटी होनी चाहिए कि मुझे इनका रेजिस्टेंस जो है क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन आ गया होगा। क्वेश्चन बनता है एक कि किसी आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए बेटा, जीरो। आइडियल रेजिस्टेंस के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर का कन्वर्जन करें तो यहां पे भी सेम, ये गैल्वेनोमीटर ले लिया, यहां से करंट आ रहा है बेटा आई, अब इसमें करंट कितना जाएगा, आई जी। अब वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल मीजरिंग डिवाइस है, जबकि गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट मीजरिंग डिवाइस। हालांकि गैल्वेनोमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, इसके अंदर पोटेंशियल होगा। ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू इसका करंट कितना है, आई जी। गैल्वेनोमीटर में छोटा सा ही करंट जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पे बर्नआउट हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस कितना है इसका, G। तो बताओ ये इसका पोटेंशियल है, यानी कि गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल तो मेजर कर रहा है, कितना मेजर कर रहा है, आई जी इंटू जी। और आई जी क्या है, बहुत लो, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वेरी लो। यानी कि पोटेंशियल, ये गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल को मेजर तो कर रहा है, पर पोटेंशियल कैसा है बेटा, बहुत छोटा। हमें इस पोटेंशियल को हाई करना है, और पोटेंशियल को हाई करने के लिए इस करंट में बदलाव तो हो नहीं सकता। पोटेंशियल को हाई करने के लिए मुझे इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, हाई, जिससे कि पोटेंशियल क्या हो जाए मेरा, हाई, और जिससे कि वो मुझे वोल्टेज बता दे। तो इस वाले प्रोसेस में हम एक रेजिस्टेंस जो है वो कहां जोड़ते हैं, सीरीज में। हम उस रेजिस्टेंस को कहां जोड़ते हैं, सीरीज में। तो बच्चों याद रखोगे गैल्वेनोमीटर का जब भी वोल्टमीटर में कन्वर्जन करते हैं तो रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में। आ रहा है ना, वोल्टमीटर बनाते समय गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है मुझे, हाई। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा, उससे मेरा क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज। और यहां पर रेजिस्टेंस को लो करना पड़ता है, तो लो करने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं, ज्यादा करने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं। तो बेटा ये सीरीज में जोड़ दिया। पर यहां ये शंट रेजिस्टेंस नहीं होता, शंट रेजिस्टेंस हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है। यहां रेजिस्टेंस इसका माना मैंने आर, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो अब इनका जो नेट पोटेंशियल है, वी नेट जो है वो क्या होगा बेटा, आई जी करंट इंटू आर। आर कितना हो जाएगा, जी प्लस आर। तो V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। और इस R की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा बेटा, V बाय आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर। तो R इज इक्वल टू V बाय आई जी माइनस जी। तो बेटा याद रखोगे रिलेशन, R द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी एडजॉइनिंग,
and V the potential across the whole circuit, and Ig the current of galvanometer, and G the resistance of galvanometer. इन सबसे ये रिलेशन निकला रेजिस्टेंस निकालने का। अच्छा बेटा आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? आर इफेक्टिव का मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में G प्लस आर, ये आर इफेक्टिव निकल आएगा इस सीक्वेंस का टोटल रेजिस्टेंस। जैसे यहां सीक्वेंस का टोटल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस से छोटा होता है, उसी तरीके से यहां इस सीक्वेंस का टोटल रेजिस्टेंस इस आर से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये कंडीशंस पूछी जाती है बेटा पेपर में बोर्ड के हिसाब से, ये सारी की सारी चीजें बोर्ड के लिए चल रही हैं, तो जरूर इसको नोट डाउन करिएगा। आर इफेक्टिव जो है वो आर से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर पैरेलल में जुड़ता है, यहाँ सीरीज में जुड़ता है। और इसके लिए जो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या आइडियल सर्किट के लिए, आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कितना होना चाहिए बेटा? नॉट डिफाइंड, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, हालांकि जिसमें यहाँ पे जीरो होना चाहिए, हालांकि जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है, पर ये कंडीशंस बेस्ड। अब इनके क्वेश्चंस लेते हैं, तब तक के लिए मैं शायद हो जाता हूँ, उसको पॉज करें वीडियो को एंड नोट डाउन करें। तो बच्चों वो आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लिख लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे जो कि गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर्स के यानी कि अकाउंट कन्वर्जन पे डिपेंड है। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन जो कि अभी कराया, एंड गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन, उनके ऊपर दोनों के दोनों क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली देखा जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इन जे बच्चों के अगर यदि अच्छे से समझ में आए तो मैं 100% कहता हूं कि आपके ये क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, आप डेफिनेटली इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम। गैल्वेनोमीटर की कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। पहले आपको पहचानना है क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन हो रहा है या फिर गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में। तो एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है बेटा 10 ओम, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मीटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब उसका जो करंट है, यानी कि जो पहले गैल्वेनोमीटर था, अभी क्या बताया गैल्वेनोमीटर था, वो अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता था, तो वो तो करंट यानी कि वो जो भी करंट बताएगा वो किसका करंट होगा? गैल्वेनोमीटर का। तो आप सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखोगे, गिवन क्या क्या है। तो बेटा गिवन क्या है आपका? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम जी। जी कितना है बच्चा? 10 ओम। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कौन से मीटर का? गैल्वेनोमीटर की बात चल रही है, तो गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? IG। वो कितना है बच्चा? 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद फाइंड द शंट। अगर शंट रेजिस्टेंस आ गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसका कन्वर्जन क्या चल रहा है? गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। यानी कि ये क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन किसमें? अमीटर में। तो यानी कि वो शंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड द शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस होता है S, वो पूछना है। रिक्वायर टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, उसने बोल भी दिया कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑफ रेंज 100 मिली एम्पियर। आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करते हैं तो हम किस तरफ की ओर भाग रहे होते हैं? करंट को बढ़ाने की तरफ। मतलब मुझे करंट की वैल्यू को, जो छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट है, उसको मैक्सिमाइज करके अमीटर बनाना है। तो करंट को मुझे कहां तक ले जाना है? 100 मिली एम्पियर तक। मतलब जो नेट करंट है वो मुझे IG से कहां ले जाना है? 100 मिली एम्पियर। दिस वन विल बिकम 100 × 10⁻³ एम्पियर। होपफुली बेटा ये सारी की सारी चीजें आ गई होंगी। तो शंट रेजिस्टेंस का अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकला था S = IG × G/I - IG, यही निकला था बेटा। ठीक है, तो S = व्हाट अबाउट IG? IG इज 1 × 10⁻³ व्हाट अबाउट G? G कितना बेटा गैल्वेनोमीटर का? 10 अपॉन I कितना? I है आपका 100 × 10⁻³ माइनस, फिर है IG कितना बेटा? 1 × 10⁻³ तो सबसे पहले कॉमन को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये आया 1 × 10⁻³ × 10, ऐसे ही रखेंगे। अभी इन दोनों में बच्चा 10⁻³ आ रहा है कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में बचा 100 माइनस इधर बचा 1, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ऊपर बचा 10 डिवाइड बाय 99, तो 99 का 10 में डिवाइड देंगे बच्चा आएगा 0.1, एंड निकाल के रहे हम शंट रेजिस्टेंस दैट इज ओम। तो बेटा आ गया होगा होपफुली ये सारी की सारी चीजें समझ में। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि यही चीज पूछे, आपसे पूछ सकता है आर इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसी क्वेश्चन में निकालना हो तो आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो पैरेलल में क्या करेंगे कि जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनटू शंट रेजिस्टेंस अपॉन गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बेटा 10, शंट रेजिस्टेंस है, हाँ तो बच्चों ये 10 इंटू शंट रेजिस्टेंस कितना आया बेटा? शंट रेजिस्टेंस की स्केल की रीडिंग आई 0.1 अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आया?
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आपका 10 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू 0.1 कितना आया बेटा 1 अपॉन, इसको ऐड किया तो क्या आया आपका 10.1 ओ। ये है कोवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ अ सर्टेन रेंज बाय कन्वर्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम। अब ये गैल्वेनोमीटर जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर, मतलब ये बेटा सेकंड क्राइटेरिया हो गया, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, वोल्टमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन चलेगा वोल्टमीटर में। और ये कन्वर्जन कैसे चलता है, अभी बताया था, गैल्वेनोमीटर का अगर वोल्टमीटर में कन्वर्जन चलना है तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और वो वोल्टेज को कैरी कर सकता है, हायर वोल्टेज को। तो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम वो ये कह रहा है। अच्छा, रिलेशन क्या था आपका, V इज इक्वल टू आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस G प्लस आर, ये रेजिस्टेंस का रिलेशन था। वो कह रहा है बच्चा कि वो अगर कन्वर्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम, यानी कि आपके गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस में वो एक रेजिस्टेंस जोड़ दे, कितने का, 980 ओम का। तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, निकाल ली हमने। तो V इज इक्वल टू आई जी नहीं पता, G प्लस आर, G प्लस आर कितना बच्चा, आर है आपका 980 ओम। 980 ओम का जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, यदि हम रेजिस्टेंस को 470 ओम का जोड़े, यानी कि 980 ना जोड़ के हम कितने का जोड़ें, 470 ओम का। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में कनेक्टेड करें अगर ऐसे, तो इसकी जो सीरीज की रेंज है वो आधी हो जाती है, मतलब पहले वाले का आधा हो जाता है। पहला वाला पोटेंशियल कितना, V, यानी कि इफ केस 2 लगा, यानी कि V न्यू, जो नया V है वो कैसे निकलेगा, आई जी, जी प्लस कितना रेजिस्टेंस जोड़े, 470 ओम। अच्छा, V जो नया है वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले V का हाफ, V बाय 2, आई जी, जी प्लस 470। और बेटा V की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो ये पुट करेंगे। V की वैल्यू है आपकी आई जी ब्रैकेट में G प्लस 980 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आई जी ब्रैकेट में G प्लस 470। होपफुली ये आया होगा। और मुझे G निकालना है, आई जी से आई जी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया बेटा G प्लस 980 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो 2G प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 0, 2 7 जा 14 की 4 कैरी लगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9। तो बेटा G एंड 2G ये आया 980 माइनस 940 इज इक्वल टू 2G माइनस G। तो फाइनली G इज इक्वल टू आया 40 ओम। यदि मैं गैल्वेनोमीटर का 40 ओम रेजिस्टेंस लूं जिसमें ये चेंजेस करूं, जिससे कि जो उसकी नेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी V/2, उसकी जो पोटेंशियल है वो हाफ रह जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आए होंगे, दोनों के दोनों PYQs क्वेश्चन है, आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब होपफुली मैं मानता हूं कि ये दोनों के दोनों आपके दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वो मैंने रेस कर दिया है और आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। बेटा ये क्वेश्चन है आपके, द स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 इनक्लोजेस द चार्ज Q। अभी बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। नए क्वेश्चंस हैं जैसे कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से लिए हैं। तो यहाँ कह रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं दोनों क्वेश्चन। अ स्फीयर ऑफ S1 ऑफ रेडियस R1, अ स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका नाम है S1 जिसकी रेडियस क्या है बेटा R1, इनक्लोज इज अ चार्ज Q, यानी कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है R1, इसके अंदर यानी कि इनक्लोज इज अ चार्ज Q, Q चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, दैट इज स्फीयर 1। इफ देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर, एक और कंसेंट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है R2, और वो कंसेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर वाले, जिसकी रेडियस R2 जो है वो बड़ी लेनी है R1 से। इसका मतलब इस तरीके का सर्कल है, दिस इज स्फीयर 2 और इसकी जो रेडियस है दैट इज R2 इन सच अ वे दैट R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1। ये गिवन है बेटा। देयर बी नो एडिशनल चार्जेस बिटवीन S1 एंड S2, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है S1 एंड S2, मतलब ये S1 और ये S2, दिस इज S1 S2 के बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनका रेशियो निकालना है। तो इसी पैटर्न में हम कई सारे क्वेश्चंस लेके देख लेंगे, अगर वो क्वेश्चंस को बदल देता है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बेटा रेशियो पूछ रहा है फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 अपॉन फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2, इनका रेशियो पूछ रहा है। एज वी नो दैट गॉस लॉ स्टेट्स दैट, गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इनक्लोज जो सरफेस है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी सरफेस इनक्लोज्ड है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है।
यानी कि सरफेस चार्ज, जो भी चार्ज इनक्लोज किया गया है उसका कितना टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स। तो बेटा यहीं से निकालेंगे हम पहला वाला। तो पहली वाली सरफेस का जो फ्लक्स निकाला वो मैंने कितना निकला, पहली वाली सरफेस क्या है, पहली वाली सरफेस के द्वारा चार्ज Q एंड 1/ε0। उसी तरीके से φ2 क्या हुआ बेटा, दूसरी वाली सरफेस के लिए भी चार्ज वही Q काम करेगा, क्योंकि इसमें इनके बीच में तो कोई चार्ज है ही नहीं है, तो इस वाले पे भी क्या रहेगा, Q बाय 1/ε0। तो φ1/φ2 करेंगे बेटा, तो दोनों का हमने क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया, तो Q/ε0 अपॉन Q/ε0 क्या आया बेटा, 1:1। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जनरली ये पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दें तो कैसे होगा, जनरली देखा जाता है कि एग्जामिनर आपके साथ बहुत बार खेल लेता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करेंगे, तो बदल देते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इफ, यदि बेटा मैं ये कह दूं कि इनके बीच में, इसने क्या बोला है, इफ देयर बी नो एडिशनल चार्ज, ये बोला है। अगर वो बोले कि इनके बीच में चार्ज, यानी कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सरफेस 1 इसकी रेडियस है r1, अनदर इज सरफेस 2 जिसकी रेडियस है r2। अगर मैं बोलता हूं सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच में चार्ज रख देते हैं हम 2q कूलम रख देते हैं, और इसका चार्ज क्या है q कूलम, तब फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। तो इस कंडीशन में बेटा φ1 निकालेंगे, तो φ1 सरफेस ये, तो इस सरफेस के द्वारा इंक्लोज चार्ज कितना है, Q/ε0, ये तो सेम रहेगा। बट φ2 निकालेंगे, तो φ2 क्या है, इस वाली सरफेस के द्वारा, इस वाली सरफेस के द्वारा जो चार्ज इंक्लोज रहेगा वो इस बार तो Q 2Q + Q हो जाएगा टोटल चार्ज, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3Q/ε0। अब जब दोनों का डिवाइड देंगे तो φ1 डिवाइड बाय φ2 इज इक्वल टू ये आएगा Q/ε0 अपॉन Q/3Q/ε0, ε0 से ε0, Q से Q, आंसर आएगा बेटा 1:3। तो एग्जामिनर समटाइम्स क्वेश्चंस में बदलाव करके आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम बताते चल रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आने की चांसेस है। अच्छा, अगर इसमें एक और पैटर्न बनता है कि अगर सर ये रेडियस आपको गिवन हो, यानी कि अगर वो कह दे इसी सर्कल में, यानी कि पहले स्पेयर 1 एंड अनदर स्पेयर 2, इसकी रेडियस है बेटा r एंड इसकी रेडियस कर दे 3r, रेडियस बदल दे, चार्ज, तो आपको ये याद रख लेना है कि फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। वो रेडियस 2 मीटर दे दे या 4 मीटर दे दे या 10 मीटर दे दे, इट डजंट अफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा इस कैटेगरी के क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर शोन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में आपको दे रखा है एक क्यूबॉइड बना हुआ है, क्यूब है एक्चुअली बेटा, ये क्यूब है जिसकी ऑल साइड्स क्या है, सेम, दिस इज क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड। ठीक है, सेंटर से किस डिस्टेंस पर रखा गया है, ए पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को डिफाइन किया गया है एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा एक्स, ये डिफाइन किया गया अल्फा एक्स है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ही रखा गया। ई वाई 0, ई जेड 0, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 100 एंड ए की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, जैसा कि आपको डायग्राम में सारा का सारा चीज शो है। आपसे पूरा का पूरा फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स ड्यू टू द होल सरफेस, इस पूरी सरफेस के द्वारा। सबसे पहले हमें पता है, हमने पढ़ा है बेटा, फाई इज इक्वल टू होता है EA cos थीटा, ये रिलेशन होता है फ्लक्स का बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, एंड थीटा इज द इंक्लिनेशन बिटवीन E एंड A। थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल होता है, E वेक्टर एंड A वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो E वेक्टर, अच्छा इसमें कितनी सरफेस है, सरफेस को काउंट करते हैं। अच्छा रिमेंबर वन थिंग कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। जैसे कि ये मैं सरफेस मान लूं, ये मेरा हाथ है, इसकी सरफेस है एक ये एंड एक ये, तो बेटा इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इधर, दिस वन इज एरिया वेक्टर जस्ट लाइक दिस, एंड इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इधर जस्ट लाइक दिस। ये एरिया वेक्टर होता है बेटा सरफेस 1 एंड सरफेस 2 का। एंड रिमेंबर वन थिंग, किसी भी क्लोज सरफेस का अगर एरिया वेक्टर लेते हैं तो दैट इज ऑलवेज रिमेन्स आउटवर्ड। बेटा याद रखेंगे, हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होता है, बाहर की साइड। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इसमें सरफेस बना देते हैं S1 S2 S3 S4 एंड बैकवर्ड इज S5 एंड फ्रंटवर्ड इज S6। तो S1 का एरिया वेक्टर बेटा ये रहेगा, S3 का एरिया वेक्टर ये, S2 का एरिया वेक्टर ये, S4 का एरिया वेक्टर नीचे, S5 का बैकवर्ड एंड S6 का आगे की साइड। तो ये एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे, S1 का मेरी साइड, S2 का फ्रंट, S3 का अपवर्ड, S4 का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, S5 का बैकवर्ड एंड S6 का आपकी साइड। तो ये एरिया वेक्टर बने हुए हैं। अच्छा
पर यहाँ पे एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा, ये थीटा। अच्छा, अगर cos में 90 की वैल्यू क्या होती है, एज वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो बेटा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालना है हमें, फाई जो है वो किसका निकलेगा, फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5, फाई 6, 6 सरफेसेस का निकलेगा, 6 सरफेस का निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और S2 का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, दोनों का वेक्टर थीटा क्या हुआ, 0, दोनों पैरेलल हो गए। S1 इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की साइड और S1 मेरी साइड, यानी कि S1 एरिया वन वेक्टर क्या है, मेरी साइड, दोनों का एंगल क्या हो गया 180। बाकी देखो S3 बेटा, S3 ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है, दोनों क्या हो गया परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है, एरिया वेक्टर नीचे S4 का, ये भी दोनों क्या हुए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 0। S5 का पीछे की साइड, एरिया वेक्टर सामने की साइड, ये भी क्या हुआ बेटा 90। S6 आपकी साइड, एरिया वेक्टर सामने की साइड, ये भी क्या हुआ बेटा 90। यानी कि S3 का कैंसिल आउट हो जाएगा cos 90 की वजह से, S4 का कैंसिल आउट, S5 का कैंसिल आउट, S6 का कैंसिल आउट, केवल कितने बचेंगे S1 एंड S2। तो बेटा फाई इज इक्वल टू, फाई 1 क्या होगा बेटा, E A cos E1 A1 cos थीटा, पहले वाले सरफेस का थीटा क्या है बेटा 180, प्लस फाई 2 क्या है E2 A2 cos सेकेंड वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या बेटा 0, प्लस E3 A3 cos 90, प्लस E4 A4 cos 90, प्लस E5 A5 cos 90 एंड E6 A6 cos 90, सारे के सारे 90 वाले क्या हो जाएंगे 0, cos 90 की वैल्यू 0। फाइनली बचेगा बेटा E5 इज इक्वल टू E1। अच्छा E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज अल्फा एक्स से डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से जितना दूर जाएंगे उतना ही अल्फा का मल्टीपल बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 का देखें तो सरफेस 1 जो है वो इससे कितनी दूर है बेटा, a डिस्टेंस पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका अल्फा, और जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस का मल्टीपल हो जाता है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। तो E1 होगा बेटा अल्फा इंटू कितना डिस्टेंस a, अल्फा a इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एरिया वेक्टर हुआ इस सरफेस का एरिया पहली वाली का, क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के हर सरफेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो क्यूबॉइड के क्यूबॉइड के सरफेस का एरिया हो गया a स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू बेटा -1। E2 हो जाएगा अल्फा इंटू डिस्टेंस, सरफेस 2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a प्लस a, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 2a, जितना अल्फा टाइम्स बढ़ेगा x, जितनी भी दूरी हम आगे बढ़ेंगे, इसका हो जाएगा अल्फा इंटू 2a इंटू एरिया कितना आपका साइड स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, बाकी सब बेटा 0 हो गए, यानी कि टोटल फ्लक्स निकलेगा इनकी मदद से। तो फाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए स्क्वायर, ये आया माइनस अल्फा ए क्यू, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा ए क्यू, फाई इज इक्वल टू आया माइनस प्लस माइनस अल्फा ए क्यू। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, अल्फा कितना गिवन है, अल्फा गिवन है 100 और ए क्यू आपको गिवन है 0.1 मीटर, तो 0.1 का होल क्यूब, एंड फाइनली इसका सॉल्व करेंगे 100 इंटू, ये आया 1/10 का होल क्यूब, तो ये आया 100 इंटू 1/1000, 20 से 20 कटा, क्या आया बेटा 1/10 यानी कि 0.1, इतना आंसर आएगा ई का। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कि ई का ई इंटू न्यूटन पर इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड यूनिट लगाओ बेटा, फाई की स्टैंडर्ड यूनिट कैसे निकालेंगे, ई ए से फॉर्मूला, ई क्या है आपका, नहीं तो वेबर लगा दो, टेस्ला वेबर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना निकलेगा बेटा 1/10 यानी कि 0.1। फाइनली सुन लो, फाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए क्यू टू अल्फा ए क्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा ए क्यू आया, फाइनली वैल्यू का पुट किया, 0.1 में से डेसिमल को रिमूव किया, 1/10 आया, होल क्यू किया 1000, 100 से 10 कटा, 100 कटा, 1/10 एंड 0.1, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगेगा। अगर आपसे चार्ज पूछ ले इसके द्वारा कितना इनक्लोजेस चार्ज है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ से, तो Q इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ क्या कहता है, अभी ये गॉस लॉ लिखा है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की वैल्यू आपने निकाल रखी है 0.1, एंड गॉस लॉ से एप्सिलॉन कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, आप इस तरीके से कूलम में चार्ज निकाल सकते हैं। तो यानी कि किसी भी क्वेश्चंस में अगर मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जाता है, तो मैंने उस तरीके से सबसे
आपको हिंट देने की कोशिश करिए कि हाँ क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत ही बदलाव होता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करें एंड नोट डाउन करें। लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और लेके आए हम। अ लॉन्ग वायर विद अ स्मॉल करंट एलिमेंट, एक लंबा तार है जिसका छोटा सा करंट एलिमेंट है 6 mm, यानी कि एक उसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया है 6 mm, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, जिसको ओरिजिन पर रखा गया है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी है। EMMEEC चैप्टर से लिया गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन निकालनी है करंट की ड्यू टू द एलिमेंट ऑन वाई एक्सिस, किस पे, वाई एक्सिस पे कोई एलिमेंट रखा है, कितनी दूर, 0.2 मीटर। तो बेटा ग्राफिकली समझते हैं पहले। अ लॉन्ग वायर विद अ स्मॉल करंट एलिमेंट 6 mm प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा गया है, ये ओरिजिन ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर लेते हैं, बाकी सब एक्सिस को रिमूव कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस ये ओरिजिन पर रखा गया है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऑफ 2 एम्पियर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये इस तरीके का कोई वायर है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया मैंने, बेटा कितना एलिमेंट काटा, स्ट्रिप एलिमेंट काट दिया डीएल। तो आपको पता होना चाहिए जो छोटा एलिमेंट होता है, ये जो डीएल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट क्या है आपका, गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, बायो सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन है तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डीएल, स्मॉल एलिमेंट कितना है 6 mm, मिलीमीटर से भी पता चल रहा है बहुत छोटा एलिमेंट है, इसको रैंडम फिगर में चेंज करेंगे 6 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसके द्वारा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो किधर है, अलोंग विद एक्स एक्सिस की तरफ इसका करंट है, गिवन है 2 एम्पियर ऑफ करंट, यानी कि आई कितना दे रखा बच्चा, 2 एम्पियर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी पूछ रहा है, आल्सो विद डायरेक्शन भी पूछ रहा है, ठीक है। ड्यू टू द एलिमेंट ऑन वाई एक्सिस, वो जो एलिमेंट है किस एलिमेंट पे पूछ रहा है, यहां कोई एक और एलिमेंट रखा है, वो पॉइंट एलिमेंट है जो वाई एक्सिस पर रखा है, कितने डिस्टेंस पे बच्चा, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम आर, तो R इज इक्वल टू आया 0.2 मीटर, ये स्टैंडर्ड फिगर में, ठीक है, ओके। आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, हम ये जानते हैं बेटा बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, पता होगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये कह रहा है अच्छा दोनों के बीच में, ये DL वेक्टर है और ये R वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7, I कितना बेटा 2, DL एलिमेंट कितना, DL वेक्टर 6 × 10⁻³ साइन 90 अपॉन R स्क्वायर, R कितना 0.2 का स्क्वायर, यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। कैलकुलेशन बच्चा आ रही होगी समझ में, कैलकुलेशन को करने का तरीका समझ लेना, बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं कि सर किस तरीके से कैलकुलेशन करें, तो हमेशा पावर को पावर एक्सपोनेंट के साथ सॉल्व करते हैं, दोनों का बेस क्या है सेम, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -7 एंड -3 -10 एंड 2 6 जा 12 × 10⁻⁻10, साइन 90 का वैल्यू 1, ये आया 0.2 × 0.2, दोनों से डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, फिर ये डेसिमल हटाया तो ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन आएगा 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12, तो फाइनली बेटा आंसर आया 3 × 10 एंड 10, 10 की पावर क्या हुआ 2, 10 से घटा तो क्या आया 10⁻⁻8, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, इतना टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो होपफुली आ गया होगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन और बता दीजिए सर, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, ये होता है बायो सेवर्ट लॉ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर इसे वेक्टर कंपोनेंट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, IDL क्रॉस R, ये होता है बेटा साइन थीटा को रिमूव करने के लिए, अपॉन R स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब, ये होता है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म से देखते हैं DL और क्रॉस R, DL और क्रॉस R का मतलब है जब भी आप क्रॉस करते हैं, तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जब भी क्रॉस पढ़ते हैं तो उसमें जो n कैप आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर आता है, यानी कि DL वेक्टर x एक्सिस पे है, R वेक्टर y एक्सिस पे है, और DL और R वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो डेफिनेटली कहां होगा बेटा, z एक्सिस पे, वो कहां होगा z एक्सिस पे, आपकी साइड, बाहर की साइड, आउटवर्ड। तो इसका मतलब है डायरेक्शन क्या होगा,
डायरेक्शन होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग विद जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों आगे होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन ले लिया बायो-सैवर्ट लॉ का। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ क्विट करेंगे लेक्चर को। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू कूलम। 5 पॉइंट चार्जेस है जिसका सबका चार्ज कितना है, क्यू कूलम, और प्लेस्ड ऑन अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोन ले लिया 6 साइड का। इस पर 5 चार्जेस रखेंगे, यानी कि Q Q Q Q Q, 5 चार्जेस रख दिए। अब मेरे से क्या कह रहा है, इनके 5 चार्जेस है और सबकी लेंथ क्या है, L एंड दिस वन इज ऑल्सो L। आपसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स निकालना है। ये कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर। फोर्स निकालना है ऑन अ चार्ज नेगेटिव Q प्लेस्ड एट द सेंटर। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है -Q, इस पे लगने वाला फोर्स बताना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बेटा देखो, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इस नेगेटिव से क्या कहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब ये इसने जो फोर्स लगाया वो इधर की साइड लगाया। क्लियर, इसे हम मान लेते हैं पॉइंट ए का फोर्स है इधर। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये वाला जो चार्ज है वो अपनी साइड खींचेगा, और दोनों अपोजिट है, यानी कि ये है आपने मान लिया A B C डी चार्ज है वो अपनी साइड फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, एवेल्युएट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे रखा है और रेगुलर हेक्सागोन का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। तो दोनों का फोर्स क्या हुआ बेटा, कैंसिल। उसी तरीके से इस वाले पॉजिटिव चार्ज ने इसको अपनी साइड खींचने की कोशिश करी, ये हो गया D E और F, तो E लगा इस साइड। ठीक है, इसी वाले नेगेटिव चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी साइड खींचेगा, यानी कि इसका इधर लग रहा है, दोनों बायसिमेट्री क्या हो गए, कैंसिल। ये दोनों चार्जेस फोर्सेस कैंसिल, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या खींचेगा, अपनी साइड। क्या इधर तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं है, मतलब इस पे तो ये फोर्स कैंसिल नहीं होगा, तो केवल नेट फोर्स एक ही बचेगा। जो नेट फोर्स बचेगा वो किसका होगा बेटा, फोर्स ड्यू टू सी चार्ज के द्वारा होगा। और फॉर्मूला क्या लगेगा, कूलम्स लॉ, 1/4πε0 इनटू के Q1 Q2, यानी कि Q इंटू Q, दोनों चार्जेस सेम है, अपॉन R²। R मतलब ये लेंथ, इन दोनों के बीच की दूरी। अब सर ये लेंथ नहीं पता, ये लेंथ कैसे निकालें, इस लेंथ को निकालने का तरीका समझो बेटा। ये हेक्सागोन था, ये L था, ये L था, ये L था, ये सेंटर था, मैंने यहां से ये एंगल डाल दिया। अच्छा, हेक्सागोन है, टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होता है बेटा, 360। अगर 360 में से हेक्सागोन से अगर मैं ट्रायंगुलर बनाता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा कंप्लीट एंगल कितने में डिवाइड हो गया, 6 रीजन में। तो 6 रीजन का मतलब है डिवाइड बाय 6, तो एक रीजन का एंगल कितना आया बेटा, 60 डिग्री। ये रीजन एंगल कितना आया, 60 डिग्री। और 60 डिग्री आया तो इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है बेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि ये सारे रेगुलर हेक्सागोन में हमेशा ट्रायंगल जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाले ट्रायंगल को पुट करते हैं बेटा, ये वाले ट्रायंगल में ये L था, इसने क्या किया था, डिवाइड किया, तो ये हो गया बेटा 30 डिग्री, एंड इसको बाइसेक्ट करेगा तो L/2 एंड L/2 अलग अलग हो गए। अब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, मेरे को तो ये वाली साइड चाहिए, ये साइड ये सब इक्वल है, मेरे को ये वाली सेंटर से किसी पॉजिटिव चार्ज तक की डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस को निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से। एंगल के सामने वाला बेटा होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या आएगा, साइन। तो साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपका L/2, हाइपोटेनियस मेरे को निकालना है जिसको R बोला है हमने, यही तो R है जो हमें निकालना है। ये जो यहाँ R² आएगा वो कौन सा R है बेटा, ये R निकालना है। तो R इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू L/2R। 2 से 2 कटा तो बेटा होपफुली L इज इक्वल टू क्या आया, R, यानी कि R और L क्या है, इक्वल। तो L और R इक्वल है, तो यहाँ R की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q²/L²। तो बच्चों आ गया ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन को पिक किया, और सारे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स नियर है, हम डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि वीडियो को और शॉर्ट से शॉर्ट्स बनाया जाए। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में लंबा हो गया, क्योंकि बीच बीच में टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, जिससे कि आपके बेहतर समझ में आ जाए। तो बेटा आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए हम आज के लिए अलविदा कहते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।